बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम सोर्सेज एंड फॉर्म्स ऑफ फाइनेंस को डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। आज हम अपने इस लेक्चर को जो है वो कंक्लूड करेंगे और इसके अंदर आज हम जो है अपनी डिस्कशंस जो है उसके अंदर जो है हम इंटरनल फाइनेंस और एक्सटर्नल फाइनेंस को डिस्कस करेंगे। इंटरनल फाइनेंस के अंदर जो है उसकी हम क्लासिफिकेशन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। डेप्रिसिएशन फंड्स जो है जिसमें और रिटेन्ड अर्निंग है। फिर हम उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स के, और साथ में फिर हम एक्सटर्नल फाइनेंस या लोन फाइनेंस जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसकी हम टाइप्स के ऊपर जाएंगे, फिर हम इसको समराइज करेंगे अपने टॉपिक को, और फिर कुछ इम्पोर्टेंट जो ग्लॉसरी है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर इंटरनल फाइनेंस जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अ कंपनी कैन मोबिलाइज फाइनेंस थ्रू एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सेज। A new company may not raise internal sources of finance, and they can raise finance only through external sources such as shares, debentures, and loans. But an existing company can raise both internal and external sources of finance for their financial requirements. Internal finances is also one of important source of finance, and it consists of cost of capital while compared to other sources of finance. स्टूडेंट, जो एक्सटर्नल और इंटरनल है, जो न्यू कंपनीज होती हैं, जो नई नई एस्टेब्लिश होती हैं, वहाँ पर जो है इंटरनल सोर्सेज जो होते हैं फाइनेंस को जनरेट करने के, वो नॉर्मली नहीं पाए जाते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि जो इंटरनल सोर्सेज होते हैं ये नॉर्मली हम जो है डिप्रिसिएशन ऑफ फंड्स के ज़रिए से और रिटेन्ड अर्निंग्स के ज़रिए से जनरेट करते हैं। क्योंकि कंपनी नई होती है तो वहाँ पर जो है डेप्रिसिएशन के हवाले से भी और रिटेन्ड अर्निंग के हवाले से भी कम अज़ कम उनको 1 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। जब फाइनेंशियल स्टेट उनका पीरियड जो है वो क्लोज होता है तो उस टाइम पे फिर रिटेन्ड अर्निंग और डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट की जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से जो नई कंपनीज होती हैं वहाँ पर जो है इंटरनल सोर्सेज जो है वो यूज़ नहीं किए जा सकते। जबकि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होती हैं, जो पहले से इस्टेब्लिश होती हैं, वहाँ पर जो इंटरनल सोर्सेज हैं फंड्स को जनरेट करने के, उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीप पड़ता है कंपनी को एज़ कंपेयर टू एक्सटर्नल सोर्सेज या अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के। इंटरनल फाइनेंस के अंदर डेप्रिसिएशन ऑफ फंड्स या रिटेन्ड अर्निंग्स जो इस्तेमाल की जाती है। डेप्रिसिएशन ऑफ फंड्स क्या होता है कि जो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं उनके ऊपर हम एक डेप्रिसिएशन का फंड हम मेंटेन करते हैं। यानी कि हम हमारा जो सालाना प्रॉफिट या डिविडेंड होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं, सालाना हमें जो प्रॉफिट या इनकम होती है उसमें से हम कुछ, उसका एक पार्ट जो होता है उसमें से हम एक सेपरेटली कुछ हिस्सा जो है वो हम अपना बचा कर रखते हैं। किस चीज़ के हवाले से? जो हमारे एसेट्स जिनके ऊपर हमारी वियर टियर होती है, यानी कि कोई तोड़ फोड़ या लैप्सेस ऑफ टाइम के साथ उनके अंदर कोई कोई ऑब्सलीट हो जाता है हमारा एसेट, या मुख्तलिफ किस्म के कोई एक्सीडेंटली हमारे को लॉस होते हैं, तो उनको पूरा करने के लिए हम एक फिक्स्ड रेट के साथ एवरी ईयर, हर साल जो है वो एक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और उसको हम एक डेप्रिसिएशन का फंड जो होता है वहाँ पर हम उसको डिपॉजिट कर लेते हैं अपने पास। अब ये चीज़ जो होती है नॉर्मली तो डॉक्यूमेंटेशन की हद तक होती है, लेकिन बाज़ या कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिन्होंने उसके लिए बाकायदा तौर पर बैंक अकाउंट जो है वो ओपन करवाया होता है और उसके अंदर उस चीज़ को
जितने भी फंड्स इस तरह के होते हैं उसको वहाँ पर डिपॉजिट कर दिया जाता है, जिसके ऊपर वहाँ से उनको प्रॉफिट भी मिल रहा होता है और साथ साथ में जो है वो उसको कहीं ना कहीं एसेट्स को, न्यू एसेट्स को परचेज करने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो टैक्स का बर्डन होता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि आप इसको एज ए एक्सपेंस के तौर पर प्रॉफिट के ऊपर चार्ज करते हैं, जिससे आपकी सालाना इनकम जो होती है या सालाना डिविडेंड जो होता है वो कम कैलकुलेट होता है और उस वजह से उसके ऊपर टैक्सेशन भी कम होती है। ठीक है, नंबर 2 जो होता है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या चीज़ होती है? ये ऐसे ही है कि जो आपकी आपको जो सालाना इनकम या प्रॉफिट हुआ उसमें से आप कुछ पोर्शन जो होता है वो आप बचाते हैं अपनी कंपनी के फ्यूचर में मुख्तलिफ किस्म की जो कह लें कि इस्तेमाल में लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स में के हवाले से या ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए आप, या बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आप अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा बचाते हैं, या यूं कह लें सेविंग एक तरह से होती है ये। ठीक है, अब ये जो रिटेन्ड अर्निंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंस है। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, और ये जो रिटेन्ड अर्निंग होती है इसको हम जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं जनरल रिजर्व्स के अंदर भी हम ले जाते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ फंड में बाज़ दफ़ा ले जाया जाता है, या रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ एसेट्स या मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के अंदर, या रिजर्व फंड्स के नाम पर हम इसको अपने पास मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब इसके मुख्तलिफ हमें फ़ायदे मिलते हैं। रिटेन्ड अर्निंग का जो सबसे पहला जो हमें फ़ायदा उठाते हैं वो होता है एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि बिजनेस को एक्सपेंड करना या डाइवर्सिफाइड लेवल पे लेके जाना, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल में करते हैं। और ये एक हमें इकोनॉमिकल पड़ता है, सस्ता पड़ता है, यानी कि आप जो मुख्तलिफ किस्म की सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, जिसमें एक्सटर्नल सोर्सेज में मसलन आप अगर कोई डिबेंचर, बॉन्ड या लोन आप लेते हैं बैंक से, तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और हैवी अमाउंट के साथ में बाज़ दफ़ा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा होता है, जो कि आपके लिए, कंपनी के लिए एक बर्डन होता है। ठीक है, अगर आप अपने पास सेविंग या रिटेन अर्निंग जो है वो बचत करते हैं आप अपने उसमें से, इनकम में से, तो वो आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो कम हो जाती है, जिससे आपको, कंपनी को जो है वो उसकी जो शेयर्स की जो वैल्यू होती है वो आपको उसको बढ़ाने का मौका मिलता है। ठीक है, नो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई आपको फिक्स्ड ऑब्लिगेशन पे नहीं करनी पड़ती। मसलन अगर आप शेयर इक्विटी इशू करते हैं तो उसके ऊपर आपको डिविडेंड पे करना पड़ता है, और अगर आप डिबेंचर्स या बॉन्ड या इस तरह के कोई लोन वगैरह अगर आप लेते हैं तो उनको, उनके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, एक फिक्स्ड रेट के साथ में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जबकि रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर आपको इस तरह की कोई भी चीज जो है वो पे नहीं करनी पड़ती। ठीक है, फ्लेक्सिबल सोर्सेज, ये एक फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो है वो आपकी हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि ये कंपनी जो है वो नीड नॉट रेज लोन्स फॉर फर्दर रिक्वायरमेंट्स, कि उसको मुख्तलिफ किस्म के जो लोन्स वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, वो इसी रिटेन्ड अर्निंग को यूज़ करते हुए अपनी कंपनी के एसेट्स को इंक्रीज कर सकती है, अपनी कंपनी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ा सकती है, उसका नेटवर्क जो है बढ़ाया जा सकता है, उसका ऑपरेशन में एक्सपेंशन लाई जा सकती है, मुख्तलिफ किस्म के मामलात को बढ़ाया जा सकता है। इंक्रीज शेयर वैल्यू, जब आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम होता है, चीपर आपको पड़ता है, तो उससे क्या होता है कि आपके शेयर की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, अवॉइड एक्सेसिव टैक्स, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिटेन्ड अर्निंग से आप, क्योंकि ये हम टैक्स उसमें अपनी इनकम में से इसको एज ए फंड के तौर पर वहाँ से कुछ पार्ट को बचाते हैं, तो ये वहाँ से हमारे लिए एक टैक्सेशन के ऊपर जो हमें टैक्स, हैवी ड्यूटी टैक्स पड़ते हैं, वहाँ से भी हमारी बचत हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी, जब आप अपने
रिटेन्ड अर्निंग को यूज में लाते हुए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं तो उससे आपकी इनकम भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब इस रिटेन्ड अर्निंग के हवाले से, इंटरनल फाइनेंस के हवाले से कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। मसलन इसका मिस यूज बहुत ज़्यादा होता है बाज़ दफ़ा। ठीक है, मैनेजमेंट जो है इसको मैनिपुलेट कर रही होती है शेयर की वैल्यू को, और रिटेन्ड अर्निंग को जो है वो मिस यूज किया जाता है। लीड्स टू मोनोपोलीज। जो कंपनीज जो हैं वो रिटेन्ड अर्निंग को इस्तेमाल में लाती हैं, उनकी जो शेयर वैल्यू होती है वो चूंकि ज़्यादा होती है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उनको कम बढ़ रही होती है, तो वो नॉर्मली मोनोपोली को जनरेट कर रहे होते हैं, मोनोपोली जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर। ओवर कैपिटलाइजेशन। रिटेन्ड अर्निंग जो होती है वो एक कह लें कि ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाती है कि आपका फंड्स जो होते हैं वो इस्तेमाल में कम आ रहे होते हैं, आप उनको अपने पास जो है वो ज़्यादा बचत उसकी कर रहे होते हो, तो उसकी वजह से ओवर कैपिटलाइजेशन हो रही होती है। टैक्स एवेजन के हवाले से ये इस्तेमाल में आती है कि इसमें टैक्स जो होता है वो छुपाया जाता है। डिससेटिस्फैक्शन कस्टमर्स के लिए या शेयर होल्डर्स के लिए एक तरह से डिससेटिस्फैक्शन भी होती है, क्योंकि ये डिविडेंड, अगर आप रिटेन्ड अर्निंग ज़्यादा करेंगे तो आपको डिविडेंड कम पे करेंगे, तो जिससे जो कस्टमर होता है या आपका शेयर होल्डर होता है वो डिससेटिस्फाइड होता है कि उनको उसके ऊपर डिविडेंड जो होता है वो कम मिकदार में मिलता है। ठीक है, अब हम ज़रा थोड़ा सा एक्सटर्नल फाइनेंस या लोन फाइनेंसिस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लोन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उसके अंदर हम कमर्शियल बैंक ले लेते हैं, डेवलपमेंट्स बैंक आ जाते हैं, और स्पेशलिस्ट जो है वो इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म एडवांसेस या लॉन्ग टर्म एडवांसेस इशू करते हैं। डेवलपमेंट बैंक जिनके अंदर आपने अगर कभी देखा हो तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है हमारे पाकिस्तान में, या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक है, या मुख्तलिफ किस्म के इसी तरह के और कोई बैंक्स जो हमारे यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए हैं, वो उनका मकसद क्या है कि वो मखसूस जो एक सेक्टर होता है इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर या और इस तरह के हैं, वो उनको प्रमोट करने के लिए बनाए जाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं डोमेस्टिक फाइनेंसिंग के हवाले से या फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के हवाले से वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा समराइज करते हैं। जितना भी हमने इसमें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस या फॉर्म्स ऑफ फाइनेंस को हमने डिस्कस किया, उसके अंदर हम ज़रा देखते हैं कि इसके अंदर फाइनेंस को मैनेज करना जो होता है वो सबसे पहला जो हमारा एक कह लें कि प्रोसेस होता है, उसमें फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि फंड्स को हम मुख्तलिफ किस्म की जो है फंड्स जो है बेस्ड ऑन वेरियस फिजिबिलिटीज़ को हम यूज़ करते हैं, हम जनरेट करते हैं। ठीक है, कि हम देखते हैं कि किस में हमारा फ़ायदा है, इक्विटी में हमारा फ़ायदा है, या हम कह लें कि डिबेंचर्स वगैरह इशू करें तो उसमें हमारा फ़ायदा है, या अगर हम रिटेन्ड अर्निंग की तरफ जाएं तो क्या है। ये मैनेजमेंट आपका डिसाइड करती है कि आपने किस तरीके से अपनी फंड्स को जनरेट करना है, और फिर वो शॉर्ट टर्म होने चाहिए या लॉन्ग टर्म, इंटरनल हो या एक्सटर्नल, ये तमाम जितने भी हैं ये आपकी बिजनेस की नेचर के ऊपर, बिजनेस की पर्पसेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, और बिजनेस के हालातों वाक़यात के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। बाज़ दफ़ा आपको जो है वो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस के ऊपर जाना पड़ता है, बाज़ दफ़ा आपको एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर जाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास बाज़ दफ़ा रिजर्व्स इतने नहीं होते, तो आपको जो है वो डिबेंचर्स या बॉन्ड्स या मुख्तलिफ किस्म के जो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है वो आपको इशूज़ करने पड़ते हैं, सिक्योरिटीज़ वगैरह जो कि हमने पीछे पढ़ी हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बाज़ दफ़ा इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ते हैं, बाज़ दफ़ा आपको प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने पड़ते हैं। ये हम तमाम पीछे बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ज़रा थोड़ा सा ग्लॉसरी के ऊपर जाते हैं जिसके अंदर हमने फंड्स का वर्ड इस्तेमाल किया। फंड्स किस चीज़ को कहते हैं? अ सम ऑफ मनी सेव्ड मेड अवेलेबल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, यानी कि ऐसा पैसा जो कि आप बचाते हैं या आपके पास अवेलेबल होता है किसी मखसूस पर्पस को हल करने के लिए। सोर्सेज मीन समथिंग विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लेस और अ थिंग। सोर्सेज यानी कि ज़राए, कि आप कहीं से जो आपको जिस जगह से कोई चीज़ हासिल होती है
या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी जगह से, उसको हम सोर्स बोलते हैं। पॉलिसी अब प्रिंसिपल हो सकता है या कोई एक्शन हो सकता है, सेट ऑफ एक्शन हो सकता है जो आप लेते हो। लोन्स अ सम ऑफ मनी बोरोड, यानी कि जो अगर आप कोई चीज़ जो है, पैसे जो है वो किसी से उधार लेते हो तो उसको हम लोन्स कहते हैं। क्रेडिट ऑब्टेनिंग समथिंग और लेटर पेमेंट, जिसमें अगर आपको पेमेंट लेटर ऑन पेमेंट करनी पड़ती है, उसको हम क्रेडिट के जिम्मे में लेते हैं, यानी कि उधार के जिम्मे में लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा ये जो फोर्थ लेक्चर था, इसके अंदर हमने सोर्सेज एंड फॉर्म्स ऑफ फाइनेंस को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने जो है वो इंटरनल सोर्सेज को और एक्सटर्नल सोर्सेज को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने जो है वो अपनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस को डिस्कस किया। फिर जिसके अंदर हमने ओन सिक्योरिटीज और जो आउटसोर्स या क्रेडिटरशिप्स बेस्ड सिक्योरिटीज थी उनको हमने डिस्कस किया। जिसके अंदर हमने डेट बेस्ड सिक्योरिटीज या कैपिटल बेस्ड सिक्योरिटीज को डिस्कस किया, यानी कि जो आपके इंटरनली या आपकी जो मलकियत में है वो कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, और अगर आपको बाहर से उधार या बोरो करने पड़ते हैं तो वो कौन से हो सकते हैं। तो ये तमाम जो सोर्सेज हैं ये हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी होते हैं, कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल आता है। तो इसके हवाले से ये जितना भी हमने फोर्थ लेक्चर जो है, जिसके 5 पार्ट हमने डिस्कस किए, यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट के जहन में कोई क्यूरी हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो वो डिस्कस करना चाह रहा हो, तो वो मेरे से डिटेल से डिस्कस कर सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, और जो रेफरेंस मटेरियल है, रेफरेंस बुक्स हैं, उनको भी आप साथ में जो है वो स्टडी करें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।